चलो अपन क्या बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। अब मैटर के पास बहुत सारी क्या है, क्वालिटीज। क्या क्या क्वालिटीज सर मैटर के पास है? मैटर के पास ऐसी क्वालिटी थी कि दो चीजें जिनके पास मास है, कोई भी दो चीजें जिनके पास क्या है, मास है, तो मास की वजह से एक प्रॉपर्टी है मैटर के पास कि कोई भी दो चीजें जिनके पास मास है वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। और ये चीज रिलेट करती है मास के साथ। जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होता है वो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरी बॉडी पे लगा पाती है। और इसी वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा ये पूरा अर्थ इकोलॉजिकल सिस्टम सब ऐसे ही वर्क करता है। हम सब, कहने की बात है भाई, अगर इसके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, तो अट्रैक्शन होना चाहिए ना। बट ये अपनी जगह पे खड़ा है, हम अपनी जगह पे खड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि एज कंपेयर टू माई वेट, एज कंपेयर टू इसके वेट, जो अर्थ का मास है वो बहुत ज्यादा है। तो हम सब किसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं? अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड। तो इस चीज को माइंड में डाउट, वैसे छोटी क्लासेस में डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा दिमाग में मत लाना कि भाई फिर कैसे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी वर्क कर रही। अब न्यूटन बाबा ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हमें। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बोलता है कि कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस m1 और m2 है और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अहमद बोल रहा है नो वॉइस। अभी तो वॉइस वगैरह क्लियर होगी ना? खुर्शिदा, रिमझिम, सतीश, पायल। अहमद के खुद के आपके प्रॉब्लम जा रही है, यहां से दिखा रहा है कनेक्टिंग टू वॉइस, आपके में इशू है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, है ना देविका? बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना बेटा? अब हमको पता है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं लाइफ में तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। इसके केस में वो कांस्टेंट है कैपिटल जी। तो ये हो जाता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस जी को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन ने पढ़ा हुआ है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कूलम्स लॉ में, वहां पे आपको देखेंगे कि वहां पे एप्सिलॉन नॉट आता है अपना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो g की वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज द रीजन कि ये फोर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कैसी रहती है? यूनिवर्सल, यूनिक रहती। अब एक बच्चे ने कहा सर वो भूल गए हम कि क्या वैल्यू हुआ करती थी जी की। तो सर ने बोला बेटा याद करो 6.67 इंटू 10 डेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बोले हाँ सर याद आ गया। बोले सर सीजीएस में भी बता दो, ये तो आपने एसआई यूनिट में बताई है। सर ने बोला अगर कभी सीजीएस में सॉल्व करना पड़ जाए बेटा तो 6.67 इंटू 10 डेज टू द पावर -8 डाइन 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर कर लीजिएगा। ml m-1 L3T-2 is the dimensional formula for G।
सर आपको कैसे पता चला? t-2 है यहाँ पे, t-2। सर आपको कैसे पता चलता है ये सब कि ये ऐसी वैल्यूज हो रही हैं? आज कैमरे सबके क्यों ऑफ हैं? क्या सब लोग ऐसे सो के पढ़ रहे हैं? नींद नहीं टूटी है लोगों की? क्यों? ये बार बार बोलते हैं वॉइस नहीं आ रही, क्या वॉइस नहीं आ रही सही में? क्यों खुर्शिदा, आयुषी, सान्या? आ रही है तो फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं भाई? किनको है जो वॉइस नहीं आ रहा है? चेक करिए एक बार अपने कनेक्शंस। मेरे तरफ से तो भाई प्रॉपर दिखा रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है, कैसे बनाएंगे? हमें पता है दैट F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से G की वैल्यू उठाएंगे, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। चेक कर लीजिए, पुट करेंगे सभी के डायमेंशंस तो आपको G के डायमेंशंस इजीली मिल जाएंगे। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने वो इसलिए नहीं लिखा है स्टेटमेंट, वो बुक में हर जगह आपके लिखा हुआ है, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, the force of attraction between the 2 point mass particle is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आप लोग को याद है। अब कुछ चीजें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्लियर हो जाता है, सड़ी सी चीज है, सॉरी माफ करिए, सड़ी सी चीज नहीं है। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर है, नॉर्मल फॉर्मूला है, हम मेमोराइज कर पाते हैं। कुछ चीजें हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमसे गलती होती है, तो उसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में लिखाना चाहता हूं। आप एज इट इज उसे प्लीज नोट डाउन करिए और कोशिश करिए कि न्यूमेरिकल वही चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी होंगी, बट उनको मैं अलग से लिखा दूंगा कि जब न्यूमेरिकल में जैसी सिचुएशन दी रहे तो आप अकॉर्डिंगली वहां पर ध्यान दे पाए चीजों का, है ना। प्राची कहां है? प्राची, प्राची आपको वॉइस नहीं आ रही है? आपको वॉइस इसलिए नहीं आ रही है प्राची, कोई मैसेज कर दो प्राची को। ये जिन लोगों को भी नहीं आ रही ना, वो उनके खुद का जिस भी सिस्टम से वो कनेक्टेड है उसका प्रॉब्लम है, उसमें वॉइस चेक करें वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि अहमद का पता नहीं कौन सा बच्चा है, नाम शो नहीं कर रहा, गैलेक्सी करके कुछ, और ये प्राची भी बच्ची है, दोनों के में ही यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा कि उनके पास जो डिवाइस है उसमें कुछ हिसाब किताब है भी वॉइस वाला, है ना। तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। हेडिंग लगाएंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब ये आ गया प्राची के में वॉइस का। अब प्राची तुम्हें वॉइस आ रही होगी, क्यों बेटा, अब आ रही ना वॉइस? ए कोई कर दो इसको, क्या नाम है, मैसेज कर दो, मैं ही यहां से कर दूं। तुम लोग तो इतने नालायक हो कि मैसेज करके साथियों को बताते ही नहीं हो। यहां से तो सब कुछ रिफ्रेश है, आप अपना कनेक्शन चेक करिए। आस पड़ोस में वैसे 11th में 12th में ड्रॉपर में अगर हैं हम, और हम ये बेसिक से गैजेट को नहीं हैंडल करते हैं तो गलत बात है। हेल्प के लिए बुला लीजिए, मैया पापा मम्मी चाचा भैया कोई आसपास हो, उन्हें बुला लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, द
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is called a universal constant, is called a universal constant is called a universal constant because it has same value for any two bodies, because it has same value for any two bodies in anywhere. ये मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था, है ना सतीश? ये बात सर ने आपको पहले ही बता दी थी रिमझिम, है ना बेटा? बता दी थी कि नहीं बता दी थी सान्या? सेकंड पॉइंट लिखिएगा, लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स always attractive in nature. Gravitational force always attractive in nature and is independent of the nature of medium, and is independent of the nature of medium between two masses, between two masses. ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि F की वैल्यू क्या रहेगी? यूनिक रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? बॉडी का मास यूज कर रहे हैं. अगर वेट यूज करो तब तो कुछ डिफरेंस आ भी जाए, मास इनटू ग्रेविटी सबकी अलग अलग होगी भाई, हर जगह की. ठीक है, हम क्या बेसिक मास यूज कर रहे हैं. मास जो अर्थ पे होगा वही मून पे होगा, कहीं पे भी जाएगा मास तो मास ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट वन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है. मतलब अगर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो सेंट्रल, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ रहा है. ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स है, इसको भी ध्यान रखना है. लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस, gravitational forces are central forces as they act along the line joining, as they act along line joining the center of two bodies, the center of two bodies, the center of two bodies, the center of two bodies. जल्दी लिख लीजिए, जल्दी से. दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज, अगर आपको थोड़ा सा याद हो
तो पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताए थे, याद है? कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताए थे मैंने। कंजर्वेटिव अगर नहीं भी याद है तो दोबारा याद दिला देता हूं, मेरा तो काम ही है तुम्हें बार बार चीजें याद दिलाना। कंजर्वेटिव फोर्स याद करो, वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, याद है? पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। बॉडी ऐसी रहे या ऐसी जा रही हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमेशा यहां स्ट्रेट लाइन ही लगेगा, पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। उसके द्वारा किया गया वर्क डन, बेसिकली जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे ध्यान देना है आप लोग को कि जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो आपको ध्यान देना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दोबारा बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं बार बार बताता रहूंगा, जब फिर से आएगा जहां पे वहां पे याद दिलाऊंगा आपको, लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको जब मैंने कंजर्वेटिव बोला तो क्लिक करना चाहिए था, ठीक है, माइंड में कि हाँ सर ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताए। लिखना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, gravitational forces are conservative in nature. So work done by the gravitational force, so the work done, so work done by gravitational force does not depend upon the path. So the work done by this force does not depends upon the path. पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है ना? ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। फिर कुछ चीजें और हैं, वो जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या कैसा हो रहा है, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से थ्योरी थ्योरी नोट कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ देर बाद मजा आना कम हो जाता है। एक तो संडे की क्लास है, उसमें भी थ्योरी लिखवाए पढ़े, ये नहीं कि कुछ मजा दिलाएं, क्वेश्चन सॉल्व कराएं। लिखो, टू हैवी पार्टिकल्स, टू हैवी particles of masses 40 kg, of masses 40 kg and 60 kg attracts each other, and 60 kg attract each other, attract each other with a force of, with a force of 4 into 10 raised to the power 5 Newton, 4 into 10 raised to the power 5 Newton, -5 न्यूटन लिखा हुआ है भाई, -5 न्यूटन। If G is, if G is 6.67 नहीं लिखा उन्होंने, सिर्फ 6 into 10 raised to the power 11, 6 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Calculate the distance between them. Calculate
the distance between them, बहुत ही इजी है, डायरेक्ट रख के आएगा, बहुत जरूरत से ज्यादा इजी है, जरूरत से ज्यादा इजी है, डायरेक्ट आएगा, जरूरत से ज्यादा इजी है, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा, जल्दी देखिए, और नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हुई। 64 पेज नंबर पे जाना है सर को, और वहां से निकालना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, है ना। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। 2017 वाला भी कराइए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। बना बच्चों, आंसर बताया किसी ने? देविका कह रही है 6 सेंटीमीटर आंसर है सर। क्या देविका की इस बात को मान लिया जाए? बच्ची हमारी कह रही है 6 सेंटीमीटर। मुझे उसकी बात मानते हुए बहुत ही हर्ष क्या बातें करते हो, मतलब खुशी हो रही है। चलो सतीश भैया, रिमझिम का भी एकदम करेक्ट आंसर है। सतीश भैया आंसर करिए, क्या बताया है आपको आपके सर ने? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही आर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो जी m1 m2 अपॉन f, नेक्स्ट स्टेज में इसी आर के लिए इस पे लग जाए अंडर रूट जी m1 m2 अपॉन f। चेक कर लीजिए, वैल्यूज पुट करते हैं, ये सब जो हमारा दिया हुआ है वैल्यू जी का 6 × 10⁻⁻11, 6 × 10⁻⁻11 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन लगने वाला फोर्स 4 × 10⁻⁻5। सतीश भैया कितना आया? करीबन 0.06 मीटर आएगा, यहां से 0.06 मीटर, लिखोगे 6 सेंटीमीटर। अमीना, सतीश ये तो तुम खतरनाक आंसर निकाल दिए भैया। ये आंसर बतला रहा है कि हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सर वो वीक है, और हम उस पर शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। हम अगर बहुत पढ़ लेंगे चीजें, सारे कॉन्सेप्ट हमें आते होंगे, क्वेश्चन को हम रीड आउट करके समझ पाएंगे कि व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू से, उसके बाद भी भैया अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आ रहे हैं ये बेसिक मैथ्स के, तो बहुत डामाडोल स्थिति है। और इसके लिए आपके ऐप पे भी मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर डाल रखे हैं, अगर जिन लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया था उन्होंने तो लाइव में उसको अटेंड किया होगा, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, जाएं उसको देखें, थोड़ा सा आपका समय लगेगा, लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन है। या फिर किसी भी और तरीके से डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे हम निकाल सकते हैं अंडर रूट, ठीक है ना, क्यूब रूट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग को आनी चाहिए, इसको सीखिए। एक क्वेश्चन आया है भैया लोग नीट 2022 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम, ए बॉडी ऑफ mass 60 gram experience a gravitational force, experience a gravitational force
ऑफ 3 न्यूटन, ऑफ 3 न्यूटन when placed at a perpendicular point, particular point, एक तो चश्मे से दिखता भी नहीं सर, when placed at a particular point, the magnitude of gravitational field intensity, the magnitude of gravitational field intensity at that point is our options are option number A 0.05 Newton per kg, option number B 50 Newton per kg, option number C 20 Newton per kg, option number D 180 Newton पर केजी। और ये क्वेश्चन हमारा नीट 2022 में आया हुआ है, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब समझते हैं थोड़ा सा, हमें हमारे सर ने बताया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है Gm1m2/r²। किसी भी फील्ड की, आज ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, किसी भी फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बात की जा सकती है। फील्ड की इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं? फील्ड की इंटेंसिटी से हम ये समझते हैं कि किसी भी फील्ड में जब भी कोई एक छोटा सा पार्टिकल आता है, ग्रेविटेशन के केस में वो मास हो सकता है, आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे उसके केस में एक छोटू सा टेस्ट चार्ज हो सकता है। जब भी किसी फील्ड में, किसी ऑरे में कोई दूसरा आदमी आता है, वो जो दबाव, वो फोर्स फील करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ दैट फील्ड। मतलब डॉन लोग, भाई लोग होते, उसके इलाके में जाने पे, चुड़ैलों का इलाका होता है, उनके इलाके में जाने में एक नॉर्मल आदमी को जो डर लगता है, दैट इज इंटेंसिटी। उनकी इंटेंसिटी है भाई, उनका प्रभाव है इतना ज्यादा कि उस एरिया में जाते ही राम 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 मरा 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 करते रहते हैं, ठीक है, और निकलते हैं। सेम ऐसे ही इंटेंसिटी का मतलब फील्ड फोर्स। थोड़ा आपको लगेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हो आप, सॉल्यूशन बता देते, काफी जगह चीजें काम आएंगी, इसलिए रुक के इस पे मैं बात कर रहा हूं। फील्ड फोर्स का फील क्या है? ऐसा फोर्स जो दिखाई नहीं देता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स, हमें दिखाई नहीं देता। न्यूटन का जब एप्पल गिरा तो डायरेक्ट नीचे की तरफ आया, अर्थ ने हाथ निकाल करके ऐसे पकड़ के उसको नीचे नहीं लिया। तो वो फोर्स जो लगता तो है बट हमें दिखाई नहीं देता, नॉर्मल आइज से हम उसे क्या नाम देते हैं? फील्ड फोर्स देते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म एक फील्ड फोर्स है। जब कोई भी मैग्नेट एक नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो क्या मैग्नेट से कुछ निकल के आता है उसको पकड़ने के लिए? नहीं, एक फील्ड फोर्स है। तो फील्ड फोर्स हमेशा फील्ड लाइंस के थ्रू क्या करता है? वर्क करता है। फील्ड लाइंस के थ्रू वर्क करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने के लिए। अभी करंट सिनेरियो में जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये ग्रेविटेशनल का फोर्स हमारी मदर नेचर में भी है, और मदर नेचर तो क्या है? मां है, मां सब चीज को एक्सेप्ट करती है। इस कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को ध्यान रखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सिर्फ किसमें? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है, चाहे तो वो ग्रेविटेशन हो या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई एक बड़ा सा मास है, एक छोटू सा मास जब उसकी रेंज में आता है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस छोटू से मास पे लगता है,
उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। दोबारा से सुनिएगा, एक बड़ा सा मास है जी, कैपिटल जी, कैपिटल एम कर देता हूं उसको, कैपिटल एम, यहां पे इसकी रेंज में आता है एक छोटू सा मास स्मॉल है। ये छोटू सा मास जैसे ही आएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, भाई जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये बेचारा सरक के इधर आ जाए। अब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगाएगा, वो किसके थ्रू लगाएगा, इस फील्ड फोर्स के थ्रू लगाएगा। किसके थ्रू लगाएगा, इस फील्ड फोर्स के थ्रू लगाएगा। और ये फील्ड फोर्स कितना होगा सर, ये बेचारा छोटू सा मास इसकी रेंज में आने पर जो फोर्स फील करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ दैट फील्ड। अगर जितनी ज्यादा होगी उतनी तेज से ये खींचेगा। इट मींस कि ये जैसे हमने लिख रखा है Gm1m2/r², इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, F इक्वल्स टू G, बड़े वाले का मास m, छोटे वाले मास छोटू m, r²। तो अगर हम F/m करें, क्या मिलेगा यहां हमें, Gm/r²। क्या सिखाया था मैंने आप पे, छोटू से मास पे जितना फोर्स लगे, यही क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या है बच्चों हमारा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इजी है, आप चाहो तो खुद से निकाल के बता दो मेरे को वैल्यू, जल्दी से बता दीजिए। इसको हम, ये जो F/m होता है ना बच्चों, इसको हम IG से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये किसके इक्वल होता है, Gm/r² के। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जी की वैल्यू कहीं हमें दी हुई है क्या, जी की वैल्यू हमें, एफ की वैल्यू दी हुई है क्या, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है हमें भाई कितनी, 3 न्यूटन अपॉन एम। A body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when it placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point कितना होगा भाई, F by small m होगा। स्मॉल m कितना है आपका, 60 ग्राम है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, SI यूनिट में। तो पॉइंट कितना कर लो, 60 ग्राम, 60 इंटू 10⁻³ कर लो इसको। इसको क्या कर लो, 60 इंटू 10⁻³ कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20, 1/20 इंटू 10⁻³ ऊपर ले जाओ, वो कितना हो जाएगा, 1000 0 टू 50 न्यूटन पर केजी आ जाएगा आपका। कैसे, ये 10⁻³ के ऊपर ले जाओगे, 10⁻³ होगा, मतलब 3 जीरो के साथ, अपॉन में 20, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 50 न्यूटन पर केजी। मतलब कहने का कि ये जो हमारा बी ऑप्शन था, बोले सर जिस तरह से आप सॉल्व कराते हो, अगर ऐसा हमने सॉल्व किया नीट के पेपर में तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। भाई अभी तो कहानी मेरे को सुनानी पड़ती है, आप लोग तो मुझे पता है कि 30 सेकंड 40 सेकंड में एक क्वेश्चन करोगे, है ना। तो बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस याचना, देविका, सतीश, वेरी गुड, आपका सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी प्लीज आंसर किया करें, अच्छा लगता है अगर आप सही आंसर दे पाते हैं तो। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बताइएगा। 2017 नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। अच्छा भैया, क्या करने गए थे वहां। 2 एस्ट्रोनॉट्स, 2 एस्ट्रोनॉट्स are floating in a gravitational free space, are floating in a gravitational free space
after having lost contact, after having lost contact with their spaceship, with their spaceship, with their spaceship, with their spaceship, the two will, option A, move towards each other, move towards each other. Option B, moves away from each other, move away from each other. Option C, will become stationary, will become stationary. Option D, keep floating at the same distance between them, keep floating at the same distance, at the same distance between them. 2017 नीट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, जल्दी से बताइए। जल्दी से, प्राची, आयुषी, खुर्शिदा, नितिन, पायल, रिमझिम, सान्या, याचना, दिव्यांशी, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ए ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। फ्लोट कर रहे हैं बेचारे, ऐसे बहे जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में। क्यों? आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप, स्पेसशिप से कांटेक्ट उनका टूट गया है। क्या होगा उनके साथ? द टू विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। विल बिकम स्टेशनरी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, जितनी डिस्टेंस अभी उनके बीच में है उतनी ही रहेगी और फ्लोट करते हुए जाएंगे। इन चारों में से एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉट वेट लेस। यस दिव्यांशी, यस आयुषी, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर वो यूनिवर्सल फ्री स्पेस में है तो उनपे और कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर लगेगा, विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या नेचर होता है इस फोर्स का? कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करता है। यस याचना, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए, ये दो क्वेश्चन हो गए, और करते हैं क्वेश्चन। मिटा दें इसको, मिट्टा लगा दें। आशा है नोट कर लिया होगा। जो मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूं प्लीज नोट जरूर किया करिए। आपके नोट्स ही लास्ट टाइम में आपके सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। लास्ट टाइम मतलब जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज, इफ द डिस्टेंस between two spherical bodies
is increased to 4 times, is increased to 4 times, then by how many times? Then by how many times the mass of one of the body, the mass of one of the body to be changed, to be changed to maintain the same gravitational force, to maintain the same gravitational force, maintain same gravitational force। देखिए बनेगा क्या, टाइम लीजिए, समझने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आपसे बनेगा, कि क्या आपसे बनेगा। आया आंसर 16 टाइम्स, बच्चों ने आंसर बोला 16 टाइम्स, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। लेकिन सिर्फ मेरे कुछ बच्चों ने ही क्यों दिया है? ये रिमझिम का करेक्ट है, प्राची का, नितिन का, बाकी लोग? दिव्यांशी ऐसे हाथ जोड़ के हरिओम हरिओम कर रहे हो बैठ के घर में? खुर्शिदा कहां हो तुम? सतीश, प्राची, सान्या, सबको आंसर करना है भाई, यार ये गलत बात है ना। चलो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स। ठीक है, तो मान लो पहले हमारा जो फोर्स था एफ जी m1 m2 लिखूं अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बाद में जो फोर्स है हमारा वो जी m1 m2 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है। और यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो कैपिटल आर है ये 4 टाइम्स ऑफ आर है, ठीक है। और इसको मैं कैपिटल M1 कैपिटल M2 कर देता हूं, कैपिटल M1 कैपिटल M2, ऐसा मैंने कर लिया। अब हमें पता है कि जो M1 वाला मास है ये तो चेंज हो नहीं रहा है, ये जो M1 वाला मास है ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब स्मॉल m1, ये मैंने अगर गलत बना लिया हो तो आप सही समझिएगा, ये मैं लिख रहा हूं स्मॉल m1 इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ M1 रहेगा, ये वैल्यू तो क्या है? अनचेंज्ड है। क्या है बच्चों? ये वैल्यू कैसी है? अनचेंज्ड है। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा,
और हमारे पास बचेगा m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू इधर वाला कैपिटल M2 अपॉन 4r का स्क्वायर, कैपिटल M2 अपॉन 4r स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर ने? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि फोर्स को अनचेंज रखना, लिखा हुआ है टाइम्स द मास ऑफ वन बॉडी टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो कंडीशन है जहां पे हम सेम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, है ना। अब यहां से M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। मास ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल्स टू कैपिटल M2, ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, यहां बचेगा 16 और ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन था भाई। M स्क्वायर नहीं M2 है, M स्क्वायर नहीं M2 है, M2/16। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो कैपिटल M2 है वो 16 टाइम्स ऑफ स्मॉल m2 होना चाहिए, तभी जाके वो अपने मास को कितना शिफ्ट करेगा, 16 टाइम्स शिफ्ट करेगा, तब जाके वो कंडीशन बनेगी जब सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। दिया है आंसर याचना ने? अरे एक तो दिया है, अरे सॉरी 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 यार, चैट चली गई थी नीचे, सॉरी सॉरी, हाथ जोड़ के माफी आप लोगों से, है ना। सर की उम्र हो रही है धीरे धीरे, उसके लक्षण आप लोगों को मुझसे पहले दिख रहे हैं, दिखना बंद हो गया है चैट में, क्वेश्चन गलत देख लेते हैं, दूर रहती है थोड़ी सी शीट, तो थोड़ी क्षमा बीच बीच में देते रहेंगे तो सर का काम होता रहेगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेके जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी having masses m and 4m, having masses m and 4m respectively are kept are kept at a distance 2.73 meter apart, 2.73 meter apart. Another small particle of mass small m, another small particle of mass small m is to be placed so that the net gravitational force on it, so that the net gravitational force on it is 0. What will be its distance? What will be its distance from body A, from body A? ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी को करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्लास में मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या हुआ, तेरा वादा है ना। चलिए फिर, सो गाइस दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन।
कल की क्लास में मिलते हैं। कल वैसे तो छुट्टी है, हॉलीडे है, बट आप लोगों की क्लास रहेगी एज यूजुअल, क्योंकि आप लोग के स्कूल ऑफ रहेंगे, तो मॉर्निंग टाइम पे ही मैं आपकी क्लास अरेंज करूंगा। मैसेज जाएगा, अकॉर्डिंगली प्लीज ज्वाइन करने का कष्ट करिएगा। ओके बच्चा, बाय नितिन, पायल, प्राची, खुर्शिदा, नैना, देविका, सान्या, सतीश, रिमझिम, याचना, दिव्यांशी, बाय बेटा। लिख लिया क्वेश्चन? ओके बेटा, ओके, बाय बाय।